गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट अपना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। आज अपना टॉपिक रहेगा ठहराव अथवा करार की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 उपधारा ई के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह है जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, ठहराव कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 उपधारा ई के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह है जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, ठहराव कहलाता है। इस परिभाषा का अगर विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि वचनों के आदान प्रदान से ही ठहराव का जन्म होता है। ठहराव के लिए प्रस्ताव किया जाता है, तब उस प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृति देने से प्रस्ताव वचन बन जाता है तथा प्रस्तावक को वचनदाता तथा स्वीकारकर्ता को वचन ग्रहीता कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों के द्वारा वचनों का आदान प्रदान करने से ठहराव का जन्म होता है। इनके आपसी वचन ही एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करते हैं। इन्हें सूत्र के रूप में भी रखा जा सकता है, जैसे प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल वचन इज इक्वल ठहराव। दोबारा सुन लीजिए। सूत्र के रूप में अगर रखें, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल वचन और वचन का इज इक्वल ठहराव। संक्षेप में सीधे साधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेता है तो वह ठहराव बन जाता है। इस प्रकार ठहराव दो व्यक्तियों द्वारा दी गई पारस्परिक सम्मतियों का ही परिणाम है। अतः आप लोगों के समझ में आ गया होगा ठहराव किसे कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में ठहराव को समझाने का प्रयास किया गया है, तो आप लोग आसानी से ठहराव का अर्थ समझ गए होंगे। इसमें आगे अपन एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, ठहराव एवं अनुबंध में अंतर। देखिए, अपन ने अध्ययन कर लिया अनुबंध का और ठहराव का। अब इसमें परीक्षा में कई बार छोटा 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर होता है। तो इसमें अपन परीक्षा में अगर करें तो पॉइंट वाइज अंतर बताएंगे। इसमें 3 कॉलम होंगे अपने। पहला कॉलम अंतर का आधार, दूसरा कॉलम ठहराव, तीसरा कॉलम अनुबंध। अंतर के आधार में अपन पॉइंट वाइज लिखेंगे कि किस आधार पे ठहराव और अनुबंध में अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर का आधार अपन लेंगे परिभाषा, अर्थात दोनों में अंतर अगर किया जाए तो परिभाषा के आधार पर अपन आसानी से कर सकते हैं।
इसमें परिभाषा का पहला अंतर का आधार है, तो ठहराव की परिभाषा क्या होगी वो बताना अपने को। वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, ठहराव कहलाता है। वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, ठहराव कहलाता है। जैसे अपन उदाहरण के रूप में देखें कि ए ने बी को अपनी कार बेचने का प्रस्ताव किया 50,000 रुपये में। बी ने उसे स्वीकार कर लिया, तो इसमें प्रस्ताव और स्वीकृति हो गई और प्रतिफल हो गया, एक को कार मिलेगी और दूसरे को 50,000 रुपये मिलेंगे। तो ये ठहराव का अर्थ स्पष्ट हो गया। उसी प्रकार अनुबंध वाला जो कॉलम है उसमें अनुबंध की परिभाषा अपन लिखेंगे। अनुबंध वह ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है, अर्थात ऐसा ठहराव जिसे राजनियम मान्यता देता है तो वह अनुबंध बन जाता है। अगर राजनियम मान्यता नहीं देता है तो वह अनुबंध नहीं बन सकता है। दूसरा अंतर का आधार अपन बता सकते हैं निर्माण। ठहराव का निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृत करने से होता है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ठहराव का निर्माण तभी हो सकता है जब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। ठहराव तथा उसकी प्रवर्तनीयता के सभी आवश्यक तत्वों की विद्यमानता से अनुबंध का निर्माण होता है। अनुबंध का निर्माण कैसे होता है? ठहराव तथा उसकी राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता से। तो इसके शब्दों में अपन स्पष्ट कर सकते हैं, ठहराव तथा उसकी प्रवर्तनीयता अर्थात अनुबंध के सभी आवश्यक तत्वों की विद्यमानता से अनुबंध का निर्माण होता है। तीसरा अंतर का आधार है वैधानिक अधिकार एवं दायित्व। इसके अंतर्गत अपन यह बताएंगे, ठहराव वाले कॉलम में ठहराव से पक्षकारों के वैधानिक अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होना आवश्यक नहीं है। दोबारा सुन लीजिए इसको कि ठहराव से पक्षकारों के वैधानिक अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होना आवश्यक नहीं है। उधर अनुबंध वाले कॉलम में बिल्कुल इसके विपरीत बात अपन बताएंगे। जैसे अनुबंध के निर्माण से पक्षकारों के बीच वैधानिक अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होना आवश्यक है। तो ये तीसरा अंतर का आधार हो गया। चौथा अंतर आवश्यकता। चौथा अंतर का आधार अपन बनाएंगे आवश्यकता। ठहराव के लिए किसी भी अनुबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात ठहराव का जब निर्माण अपन करते हैं तो अनुबंध की आवश्यकता होना अनिवार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि ठहराव के लिए अनुबंध होना आवश्यक नहीं है, जबकि अनुबंध वाले कॉलम में अपन बताएंगे इसके बिल्कुल विपरीत बात। अनुबंध के लिए ठहराव होना परम आवश्यक है, अर्थात बिना ठहराव के अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। वैधानिक बाध्यता। ठहराव वैधानिक रूप से बंधनकारी नहीं होता है। ठहराव के लिए किसी प्रकार का बंधन वैधानिक रूप से नहीं होता है। उधर अनुबंध वाले कॉलम में क्या बताएंगे? अनुबंध निश्चित रूप से वैधानिक रूप से बंधनकारी होता है। छठा एवं लास्ट अंतर का आधार अवधारणा का क्षेत्र। ठहराव एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अनुबंध भी सम्मिलित है। ठहराव का क्षेत्र अनुबंध की तुलना में ठहराव एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अनुबंध भी सम्मिलित है। अनुबंध एक सीमित अवधारणा है जिसमें
एक विशेष प्रकार के ठहराव को ही सम्मिलित किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अनुबंध एक सीमित अवधारणा है जिसमें एक विशेष प्रकार के ठहराव ही सम्मिलित होते हैं। अर्थात अपन दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि समस्त अनुबंध ठहराव हैं, समस्त ठहराव अनुबंध नहीं हैं। तो इस पॉइंट के आधार पे अपन एक बात जरूर एक कोटेशन के रूप में आगे प्रश्न भी पूछा जाता है, वो अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे कि समस्त अनुबंध ठहराव है, कॉमा समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, कॉमा ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है, परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है, जिसका अपन कल वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।